नमस्कार, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और हम आज से एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं और वो है एसएससी सीएचएसएल के पेपर्स। ये सीरीज चलेगी और इसमें मैं सीएचएसएल या फिर जो भी एसएससी के बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे और उनके क्या क्या परीक्षाओं में क्या क्या चीज़ पूछी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल है क्या। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और उसका नाम है सीएचएसएल। इसको हम 10+2 एग्ज़ाम के भी नाम से जानते हैं और ये 10+2 एग्ज़ाम जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित, देश भर में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला एग्ज़ाम है। हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती हैं और काफ़ी लोग बैठते हैं। तो इसमें जो है 3 टियर होते हैं, यानी 3 चरण होते हैं। पहले चरण में जो होता है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जो फर्स्ट में पास कर लेता है वो टियर सेकंड में जाता है। टियर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। टियर सेकंड में क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी और वो पेन पेपर की सहायता से होते हैं। और जो टियर सेकंड को पास कर लेता है वो स्किल टेस्ट होता है उसका, यानी कि लिखित टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर से जो आपका रिलेटेड है कि कंप्यूटर पे आपकी कितनी मास्टरी है, तो उससे रिलेटेड टेस्ट होता है। तो टियर 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो टियर फर्स्ट जो चरण पहला है जो कि MCQs का है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, उनका सिलेबस क्या है। तो उसमें सब्जेक्ट जो है 4 सेक्शन होते हैं। पहला आता है रीजनिंग का सेक्शन जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 50 नंबर हो गया। इस तरह से जीके, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स, ठीक है, वो 25 क्वेश्चंस इसके आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। और इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और वो टोटल 50 नंबर के होते हैं। तो टोटल पूरे 100 क्वेश्चन हुए और कितने नंबर के? 200 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं, यानी हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी ये दोनों इसमें मस्ट हैं, ठीक है। एक बात और कि किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपको 0.5 अंक काटा जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट्स का ये खेल है पूरा का पूरा और 4 सेक्शन होते हैं और हर क्वेश्चन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इंग्लिश को देख रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बात शुरू करें। ये आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है और ये कब हुआ है? 11 जुलाई 2019 को हुआ है, यानी पुरानी बात नहीं है। ये 1 साल पहले, 1 साल से भी कम टाइम पहले हुआ है एग्ज़ाम और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और देखते हैं कि ये पेपर कैसा है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी सिनोनिम आपको बताना है ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि नीचे जो वर्ड दिया गया है उसका आपको पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम, और वो भी एप्रोप्रिएट। तो किस चीज़ का बताना है? तो पहला है एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल ही बिल्कुल सही, बिल्कुल निशाने पे, ठीक है। देखो एक चीज़ होती, एक होती है करेक्ट और एक होता है एक्यूरेट। इन दोनों में फ़र्क समझ लेना, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के बीच में। एक्यूरेट एंड करेक्ट के बीच में फ़र्क समझ लेना। जैसे मैं कहूँ कि कल बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, या कल बारिश होगी, ठीक है। कल बारिश होगी और कल सच में बारिश हो गई, तो ये बात मेरी क्या हो गई? करेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट नहीं हुई है, सिर्फ करेक्ट हुई है। एक्यूरेट तब होगी जब मैं ये कहूँगा कि कल शाम को 5 बजे बारिश होगी, कल शाम को 5 बजे बारिश होगी और 5 बजे ही बारिश हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट। यानी ये बात करेक्ट भी है और एक्यूरेट भी है,
बात समझ में आ गई? हर करेक्ट बात एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन हर एक्यूरेट बात करेक्ट होती है। तो एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेसी, यानी बिल्कुल पिन पॉइंट पे, बिल्कुल पिन पॉइंट पे, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल सही जगह पे आपने निशाना लगाया, वो क्या है? एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक्यूरेट का मतलब ये होता है। तो अब रियल, रियल जो होता है वो रियल वास्तव कोई लेना देना नहीं है। जेन्युइन, वो भी इसका कोई लेना देना नहीं है। जेन्युइन का मतलब होता है यथार्थ। ठीक है, जेन्युइन। सिंसियर, सिंसियर तो समझदार आदमी को कहते हैं, ही इज वेरी सिंसियर मैन, है ना। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप से। कोई चीज आप बिल्कुल एक्यूरेट कहते हो। जब कोई चीज आप संक्षिप्त रूप से कहते हो तो आप बिल्कुल ही निचोड़ कहते हो, आप उस चीज का निचोड़ कहने की कोशिश करते हो, बिल्कुल आप मुद्दे की बात करते हो, तो इसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। तो इसका जो है सिनोनिम क्या हो गया? प्रिसाइज, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान को भरना है आपको, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन पढ़नी है, एज ही क्रॉस्ड द डेजर्ट, यानी ये रेगिस्तान को पार करने की बात हो रही है। ही नियरली, वह लगभग, नियरली का मतलब लगभग, वह लगभग, टू थर्स्ट यानी कि भूख, प्यास के मारे, प्यास के मारे। व्हेन ही वॉज फोर्स्ड टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 days and 5 nights, यानी 4 दिन और 5 रात उसको मजबूर किया गया बिना पानी के डेजर्ट में रहने के लिए, और उसने डेजर्ट को पार किया। अब 4 दिन और 5 रात किसी को मजबूर करेंगे हम बिना पानी के रेगिस्तान में रहने को, तो वो लगभग मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा, है ना। एक कॉमन सेंस बताओ, ये कैसे पहुंच जाएगा? वो प्यास कितनी लगेगी उसको? 4 दिन और 5 रातें, तो वो बिल्कुल मरने के करीब पहुंच जाएगा। तो मरने के करीब के लिए आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से देखते हैं थोड़ा सा। पहला है सबमर्ज्ड। सबमर्ज जो होता है इसका मतलब होता है जलमग्न होना। सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न होना। सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न होना। ठीक है, जलमग्न होना, कोई चीज पानी में डूब जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जलमग्न होना। सर्वाइव्ड, ये जलमग्न तो होगा नहीं, पानी है ही नहीं तो क्या जलमग्न होगा। सर्वाइव्ड का मतलब होता है कि किसी तरह से संघर्ष करके जीवित रहना। ठीक है, सर्वाइव्ड, चलो ये हो सकता है, हो सकता है। अगला है सबसिस्टेड। सबसिस्टेड, सबसिस्टेड का मतलब क्या होता है? सबसिस्टेड का मतलब होता है कि बिल्कुल ही थोड़े से संसाधनों के साथ जीवित रहना, थोड़े से संसाधनों के साथ ही जीवित रहना। टू स्टे अलाइव व्हेन यू ओनली हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, फूड, मनी, इटीसी। बात समझ में आ गई? सबसिस्ट का मतलब क्या होता है कि थोड़े से पानी या थोड़े से खाना या थोड़े से मनी के साथ जीवित रहना, उसको हम सबसिस्ट बोलते हैं। तो ये भी नहीं है क्योंकि पानी तो था ही नहीं, बिल्कुल कट हो गया। पहला कैंसिल, तीसरा कैंसिल, तीसरा हो सकता है सही हो। चौथा शकंब। शकंब जो है इसका मतलब होता है कि आप किसी बीमारी या किसी परेशानी से आप बिल्कुल मर गए हो, बिल्कुल मरने के कगार पे हो, मरने जैसे हो गए हो, जिसको हम मरणासन स्थिति कहते हैं। शकंब का मतलब होता है मरणासन स्थिति, यानी मरने के करीब। ये भी सही लग रहा है मुझे। तो जो लड़ाई है वो दूसरे और चौथे के बीच में है। अब बताइए इसमें दूसरे और चौथे में ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या लगता है आपको? डेजर्ट उसने पार किया और 4 दिन और 5 रात उसने बिना पानी के गुजारा है, तो मरने के करीब पहुंच गया होगा प्यास के मारे, है ना। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? 4 नंबर। यहाँ पर क्या लग जाएगा? 4 नंबर। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो आपको हिंदी का अर्थ भी पता होना चाहिए और साथ में कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि 4 दिन और 5 रातें किसी आदमी को हम डेजर्ट में छोड़ दें तो वो मरणासन के करीब आ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शकंब की स्थिति में पहुंच जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन। गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे।
गिवन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आपको लिखा हुआ है वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस्ड मैप, एक व्यक्ति जो कि मैप यानी नक्शा बनाता है और नक्शा निर्माण करता है नक्शे का, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोग्राफर तो नहीं कहेंगे, ये कैंसिल। डिजाइनर बिल्कुल नहीं, डिजाइनर कपड़े पे डिजाइन करता है ना। अब है कार्टोग्राफर एंड ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्टमैन जो होता है वो ड्राफ्ट बनाता है। क्या बनाता है? ड्राफ्ट। आपने कभी देखा होगा, जब भी कभी मान लीजिए अभी जो एक बिल आया हुआ है जो कि पास हो चुका है पार्लियामेंट में, और उसका नाम है CAB, ठीक है, NRC तो पास नहीं हुआ, CAB पास हो चुका है, जो कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, यानी कि नागरिक संशोधन कानून है। तो उस कानून को लाने से पहले क्या बनता है? ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है मोटी मोटी बातों पे चर्चा होती है कि ये किस प्रकार का बिल होने वाला है। तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड, ये कानून से संबंधित शब्द है। यानी ड्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो ड्राफ्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ड्राफ्ट, यानी कि कानून की दाव पेंच की सहायता से किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। कार्टोग्राफर ये हो सकता है। कार्टोग्राफर जो है ये एक फ्रेंच शब्द से आया हुआ है, फ्रेंच शब्द से। इसमें फ्रेंच शब्द जो है कार्टो है, CARTO, कार्टो। कार्टो का मतलब फ्रेंच शब्द में होता है कार्ड या फिर मैप। बात समझ में आ गई? कार्टो फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्ड या मैप, और ग्राफ का मतलब लिखना। ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। आपको मैंने पहले ही बताया था, जब वोकेब का मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। वहीं से आपको ऑटोग्राफ बना है, बिब्लियोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी, है ना। तो कार्टोग्राफर का मतलब है कि मैप को लिखने वाला। तो बस इसका अर्थ क्या हुआ? इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हो गया वो क्या हो गया? 3rd नंबर। यानी सही कौन सा है? 3 नंबर। बात समझ में आ गई? कार्टोग्राफर। चलो आगे। 4th नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यानी आपको एक एरर निकालना है। जो सेंटेंस आपको दे रखा है, ये सेंटेंस जो आपको दे रखा है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, इसमें आपको एरर निकालना है कि ग्रामर से रिलेटेड एरर कहां है। तो आप पढ़िए। तो क्वेश्चन है, सी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशियंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्विजिशंस। इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है? सी वॉज अनेबल बिल्कुल सही है, टू प्रोड्यूस ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता ही है ना, ये बिल्कुल सही है। सपोर्ट हर एक्विजिशंस सही है। सफिशियंट एविडेंसेस फॉर, एविडेंस जो है अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस प्रकार का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसका कभी प्लूरल नहीं बनता, कभी एस या ES नहीं लगता एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। समझ में आ गई बात? तो एविडेंस जो है, इसी तरह से वर्क है ना, WOR के वर्क भी क्या है? अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो इनका कभी S या ES इनके पीछे कभी नहीं लगता क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जो पीछे S लगा हुआ है यही गलती है, यानी कि यहाँ पे S नहीं लगता, यानी ये 4th नंबर जो ऑप्शन है इसी में दिक्कत है। सफिशिएंट एविडेंसेज फॉर, जबकि होना क्या चाहिए? सफिशिएंट एविडेंस। क्यों? क्योंकि एविडेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका S या ES नहीं लगता, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दे दूं, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी क्या है? अपने आप में ईमानदारी, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब क्या इसका ये बन सकता है? पीछे S लगा सकते हैं इसके? आपने कभी देखा है इसको ऐसे? कभी ऐसा नहीं देखा। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पीछे S या ES नहीं लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम का मतलब होता है मुहावरा।
तो ये जो नीचे मुहावरा दे रखा है उससे मिलता जुलता सबसे बढ़िया जो अर्थ देने वाला है उसको हमें चूज करना है। तो इडियम क्या है? मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी चीज को, किसी चीज या कोई समस्या को बहुत इफेक्टिवली, बहुत इफेक्टिव तरीके से, और दूसरा बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दीबाजी से, बहुत ही जल्दी तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से किसी समस्या से निपटना। ठीक है, तो देखते हैं हम ऑप्शन क्या है। रिड्यूस एंड साइज नहीं होगा, डिस्पोज ऑफ क्विकली, क्विकली है, और डिस्पोज का मतलब है किसी समस्या से निपटना। ठीक है, उसको निस्तारण करना। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड है। थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। शॉर्टन सम ड्रेस, ये ड्रेस को छोटा करना, ये भी नहीं है। एडिट केयरफुली, बिल्कुल गलत, तो ये सेकंड नंबर है। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी नीचे जो है डायरेक्ट स्पीच दे रखा है और आपको इनडायरेक्ट बदलना है। तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, ये जो अपना जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं हम? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन है, यानी कि एक प्रश्न है। तो इसका जो जब ये शुरू होगा, जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इफ लगेगा। क्या लगेगा? इफ। ठीक है, दैट नहीं लगेगा, इफ लगेगा। अब देखो फर्स्ट वाला जो है अपने आप कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दैट भी लगा हुआ है और इफ भी लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे दैट भी लगा है और इफ भी लगा है, दोनों साथ लग गए, दोनों साथ नहीं लगते कभी। ठीक है, एक कैंसिल हो गया। दूसरी बात जो डू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, डू जो है किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन है, तो उसका जो पैसिव जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो सेंटेंस क्वेश्चन नहीं बनेगा, असर्टिव बनेगा। तो असर्टिव में जो है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या लगता है? वर्ब की कौन सी लगती है फॉर्म? सेकंड फॉर्म, यानी हैव का क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हेड। हेड देखो किस में आया हुआ है? इसमें आया हुआ है। तो ये तीसरा नंबर भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे हैव आया हुआ है। तो अब लड़ाई है 2 और 4 में, देखते हैं कौन जीतता है। हेड हो गया, इफ लग गया, समझ में आ गई बात। अब जो यू है उसको देखते हैं। यू कौन सा है? ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रमेश है तो रमेश के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा? ही लगा हुआ है, ही यहाँ पे भी लगा है और ही यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यानी जीत कौन गया? फोर्थ नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहले आपको कहाँ देखना है? आपको ये कभी भी चीज़ों को यदि समझना है, यदि चीज़ों को आपको समझना है तो आपको सही उत्तर चयन करना है, तो आपको गलत उत्तर को हटाना पड़ेगा। इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आपको पहले गलत चीज़ों को हटाओ, अपने आप जो बच जाएगा वो सही हो जाएगा। तो हमने देख लिया। 7th नंबर सेंटेंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब ये आपको चूज करना है फिल इन द ब्लैंक में कि क्या आएगा। तो हम इसका सेंस देखते हैं इस सेंटेंस का। वंस अगेन हायर फूड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति। महंगाई मतलब जो चीज़ 100 रुपये में आती थी वो अब कितने में आ रही है? 200 रुपये में आ रही है, 150 रुपये में आ रही है, तो वो महंगाई है। तो यही कह रहा है कि खाने पीने की चीज़ों में दाम बढ़ने से, एंड फ्यूल यानी कि जो डीजल है, पेट्रोल है, इनका दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि भोजन यानी खाद्य यानी खाने पीने की चीज़ों की दाम बढ़ने और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ता है? महंगाई पे पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो अब देखते हैं इनसाइट नहीं होगा। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो वो समझ तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, इंप्रेशन जो होता है वो किसी व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो कोई इंप्रेस हो जाता है ना, इंप्रेस करना किसी को। तो इंप्रेस कौन करेगा? इंप्रेस आदमी करेगा, ह्यूमन करेगा। किसको करेगा? ह्यूमन को करेगा। तो ह्यूमन टू ह्यूमन
होता है, लेकिन यहाँ पे तो ह्यूमन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो ह्यूमन की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, तो ये इंप्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन जो है वो भी कौन होता है, इंस्पायर कौन होता है? कहते हैं ना कि जो ऋतिक रोशन था जो उसमें एक फिल्म में, मुझे याद नहीं फिल्म का नाम, लेकिन एक फिल्म में वो फौजी बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, और वो किस लिए? क्योंकि वो फिल्म देखता है, आर्मी की फिल्म देखता है, आर्मी से रिलेटेड, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो इंस्पायर हो जाता है कि मुझे आर्मी में जाना है। तो इंस्पायर का मतलब है किसी से प्रेरणा ले लेना, प्रेरणा की बात ही नहीं यहाँ पे चल रही है। तो बचा कौन सा? इम्पटस। इम्पटस का जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी चीज़ को जल्दी प्रभावित करना, किसी चीज़ को प्रभावित करना। इम्पटस में जो है किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना और जल्दी प्रभावित करना, क्विकली। तो इसका दोनों का जो दोनों ही होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पटस कहते हैं। और ये दोनों ही इस सेंटेंस में सेट बैठेंगे, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो पेट्रोल और डीजल का दाम है, जैसे ही ये बढ़ते हैं तेज़ी से महंगाई बढ़ती है। आपको पता होगा, तेज़ी से महंगाई को ये प्रभावित करते हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा बढ़ जाता है और सारे के सारी चीज़ों का दाम बढ़ जाते हैं। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 2 नंबर होगा, यहाँ पे 2 नंबर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपको ये पैसेज दे रखा है छोटा सा और उसके बाद फिलर्स दे रखा है। अब उस फिलर में क्या फिट होगा वो आपको बताना है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। इन विंटर सीम्स टू बी सीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता है कि वे पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, साइबेरिया के जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो यहाँ आते हैं, साइबेरियाई बर्ड्स। तो यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ सर्दी पड़ती है, और सर्दी की वजह से, सर्दी से बचने के लिए वो जो समर क्लाइमेट्स है, यानी कि वार्मर क्लाइमेट्स है, जो गर्म माहौल है, वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो सर्दी के मौसम में माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लॉक यानी कि उड़ जाते हैं, एक साथ झुंड में उड़ते हैं। किधर उड़ते हैं? वार्मर क्लाइमेट्स की तरफ, ठीक है, ओके। आगे है समर टाइम इज आइडियल फॉर वेटलैंड बर्ड्स। इस प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनको हम वेटलैंड बर्ड्स कहते हैं। 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वारंगल इन तेलंगाना। वारंगल एक जगह का नाम है, तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना यानी वारंगल जो कि तेलंगाना में स्थित है, उससे 50 किलोमीटर दूर। अब ये फिल इन द ब्लैंक आ गया। तो फिल इन द ब्लैंक जो है देखते हैं पहले में क्या क्या ऑप्शंस हैं। टोटली नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है। 50 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे नियरली आएगा। कहते हैं ना कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर, लगभग हम दूरी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लगभग। तो नियरली, अबाउट, अराउंड 50 किलोमीटर। तो नियरली आएगा, नोट नहीं आएगा, बट नहीं आएगा। तो पहले के स्थान में क्या भरा जाएगा? 4 नंबर। आगे देखते हैं। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पाखल लेक, ठीक है, ये पाखल लेक वही है तेलंगाना में ही। पाखल लेक टू बी प्लेइंग होस्ट टू। पाखल लेक जो होता है वो अड्डा बन जाता है, ठीक है, होस्ट यानी मेजबानी करता है। अब देखते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। टू वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना जो होता है वो जो पानी में जो काई होती हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं या जीव जंतु खाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सीजन। अब देखते हैं कि क्या होता है। पाखल लेक होस्ट करता है, क्या होस्ट करता है? 9 नंबर सेंटेंस देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? 2 नंबर जो फिलर है उसको भरना है। ऑप्शंस है विल सीम, सीम, वॉज सीम्ड, सीम्स। पहली बात तो ये कि ये जो पैसेज है वो पास्ट टेंस में नहीं है, ठीक है। ये देखो सीम्स लगा हुआ है। सीम्स किस लिए? सीम्स का मतलब क्या हुआ? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सारा का सारा जो पैसेज होगा वो प्रेजेंट में चलेगा। तो फ्यूचर का ये गया, फ्यूचर का पास्ट का ये गया, तो बचा क्या? आप 2 और 4, ये दोनों ही क्या हैं?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। अब हम देखते हैं कि 2 नंबर में क्या भरा जाएगा। यहां पे लिखा है पाखल लेक और फिल इन द ब्लैंक है। पाखल लेक सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक वचन है। एक वचन है इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा? सीम्स। बात समझ में आ गई? यहां पर क्या लगेगा? सीम्स। आपको टेंस की भी समझ होनी चाहिए। तो यहां पे भरा जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर में जो है कौन सा फिलर भरना है। चलते हैं 10 नंबर सवाल की तरफ। और 10 नंबर सवाल में कौन सा फिलर भरना है? फिलर नंबर 3 नंबर फिलर ये रहा। तो हमने पढ़ा था कि पाखल लेक जो है ये मेजबानी करता है उन सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की। और इस पाखल लेक के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो है, बहुत अधिक मात्रा में बहुत तरह तरह की जो है पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, जलीय वनस्पति। तो यहां पे क्या लगेगा? ऑप्शंस क्या है? एन, ए, द, वन। पहले तो वाइड, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू हो रहा है? व से, इसलिए एन तो लगेगा नहीं। ठीक है, द, वन देख लेते हैं। वन भी नहीं लगेगा। वन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज हैं, वाइड वैरायटी है। तो क्या एक वैरायटी एक होगी कि कई होगी? बहुत सारी वैरायटी होगी। इसका मतलब वन का मतलब तो एक होता है, और वहां एक फिट होगा नहीं, क्योंकि वैरायटी है बहुत सारी। तो वन वाइड वैरायटी, यानी एक प्रकार की ही नहीं, यहां तो बहुत सारी वैरायटी की बात हो रही है, तो वन गया। अब बचा ए और द जो है, द तब लगता है जब किसी चीज की पहले बात हो चुकी हो। जैसे मैं कहूं एक मैं हिंदी में बताता हूं। एक बार एक राजा था और राजा बहुत दयालु था। ठीक है, एक बार एक राजा था। वंस देयर वाज अ किंग। राजा बहुत दयालु था। अब वही उसी राजा की बात हो रही है। कौन दयालु था? वही राजा जो पहले मैंने सेंटेंस बोला है, उसी सेंटेंस में जो राजा आया है उसी के बारे में बात हो रही है। तो हम यहां पर द लगा सकते हैं। द किंग वॉज वेरी काइंड। यानी द तब लगता है जब हम इससे पहले हम कहीं चर्चा कर चुके होते हैं उसकी। तो क्या यहां पे चर्चा कर चुके हैं फ्लोरा एंड फौना की, वैरायटी की? हम बात कर चुके हैं, कहीं पहले आया है, इससे पहले कहीं नहीं आया, इसलिए द भी चला जाएगा। तो बचेगा क्या? ए। तो यहां पे क्या लग जाएगा? 2। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलते हैं आगे। 11 नंबर सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में देखते हैं क्या भरा जाता है। तो वही लाइन चल रही है, पाखल लेक टू बी प्लेइंग होस्ट टू वाइड वैरायटी। भर देता हूं मैं यहाँ पे। पाखल लेक सीम्स टू बी प्लेइंग होस्ट टू अ वाइड वैरायटी। यहाँ पे सीम्स भर देता हूं। वैरायटी टू फ्लोरा एंड फोना सीजन। कौन सा सीजन? कौन सा सीजन? वही सीजन, वार्मर, बोलो, गर्म, समर का सीजन, यानी गर्मी के सीजन में, क्योंकि वो उड़ के आ रहे हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो उड़ के आ रहे हैं। कहां से उड़ के आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? विंटर टाइम से आ रहे हैं, सर्दी के वहां से आ रहे हैं जहां पे सर्दी ज्यादा पड़ रही है। विंटर से वो कहां जा रहे हैं? समर की तरफ। तो ये किस समर में क्या होता है? जो पाखल लेक होता है उसमें बहुत सारे जो जलीय वनस्पति होती है उग जाती है। तो इस समर को ही वो इंडिकेट कर रहा है, सीजन समर। किस सीजन में? किस सीजन में? इस सीजन में, दिस सीजन। कौन सा दिस सीजन? समर। दैट क्यों नहीं लगता? दैट दूर की चीजों को बताने के लिए लगता है। ठीक है, देयर जो है, देयर दीज तो लगेगा नहीं वैसे ही। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। और समर क्या है? सिंगुलर है। तो देयर दीज तो वैसे गए। दिस जो होता है वो नजदीक की चीज को बताने के लिए होता है। नजदीक मतलब उस पैराग्राफ में कहीं आई है तो उसको बताएंगे। ठीक है, दिस, ये
जो अभी चल रहा है सीजन, समर का सीजन, तो दिस सीजन। ओके, चलते हैं आगे। वेटलैंड बर्ड्स फ्रॉम, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है ये फिलर 5 जो नंबर है उसको भरना है। कहता है वेटलैंड बर्ड्स, जो ये पक्षी हैं जो कि सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं, यानी नॉर्थ, उस टाइम नॉर्थ में यानी उत्तर में, उत्तर भारत में क्या पड़ता है, सर्दी पड़ती है, तो वो सेंट्रल इंडिया यानी कि उत्तर भारत और जो मध्य भारत है उसमें सर्दी पड़ती है, तो वो वहां से उड़ के और कम टू द साउथ इन सर्च ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, वो उड़ के वहां से दक्षिण में आते हैं। जब उत्तर और मध्य भारत में सर्दी पड़ती है तो जो ये बर्ड्स हैं ये उड़ के और कहाँ आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे कम के बाद क्या लगेगा, अब ये फ्रेजल वर्ब है, कम के साथ क्या लगेगा। तो पहले देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस है टुवर्ड्स, अवे, अबाउट एंड बिलो। जो कम अबाउट है, कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। कम अबाउट का मतलब क्या होता है, घटित होना। तो घटित तो होगा नहीं, यहां पे घटित थोड़ी ना हो रहा है कोई चीज। हैपनिंग कहां हो रही है, वो तो उड़ के आ रहे हैं। किधर से किधर की तरफ, नॉर्थ या सेंट्रल से किधर की तरफ, साउथ की तरफ। तो जब हम तरफ की तरफ बात करते हैं, तरफ की बात करते हैं, तो टुवर्ड्स लगता है, टुवर्ड्स की ओर से। ठीक है, उत्तर या मध्य भारत की ओर से किधर जाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं। तो कम क्या लग जाएगा, टुवर्ड्स, यानी कि यहां पे क्या लग जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अबाउट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कम अबाउट घटित होना होता है। कम अवे, अवे का मतलब होता है दूर जाना, दूर जाना, दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। बिलो, ठीक है, इसका भी जो अर्थ होता है वो नीचे की तरफ, या फिर किसी पोजीशन के, कोई पोजीशन है आपकी, फर्स्ट पोजीशन है, उससे आप नीचे चले जाते हैं, कम बिलो। ठीक है, तो वो पोजीशन की बात नहीं हो रही, यहां पे तो दिशा की बात हो रही है। तो दिशा की क्या लगेगी, कम टुवर्ड्स। 30 नंबर सेंटेंस देखते हैं। तो ये इस प्रकार के पैसेज आते हैं एसएससी सीएचएसएल में। आपको ये छोटा सा पैसेज दे देगा और उसमें 5-6 फिलर्स दे के और आपको ऑप्शंस दे देगा और आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में क्या चीज सही होगी। 30 नंबर सेंटेंस क्वेश्चन, सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको इसमें देखना है कि गलत स्पेलिंग किसकी है। चलो देखते हैं। पहला है 14th, अपने आप में सही है। 40th बिल्कुल गलत है। 40 की स्पेलिंग क्या होती है, FORTY, है ना, और पीछे यदि IETH लगा दें तो क्या हो जाता है, 40th। 40th का मतलब होता है 44वां, 40th। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 14th नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, यानी कि एक व्यक्ति जो फूलों को काटता है, ठीक है, तोड़ता है और बेचता है, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑफ कोर्स इसको बोलेंगे फ्लरिस्ट। फ्लरिस्ट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, फ्लावर से बना है, फ्लरिस्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट जो होता है वो वनस्पति शास्त्री को कहते हैं, बॉटनी से निकला हुआ शब्द है। जो वनस्पति शास्त्री होता है, ये बॉटनी, बॉटनी समझते हो ना, बॉटनी वनस्पति शास्त्र, और पीछे IST लग जाता है। जैसे साइंस, साइंस है और पीछे IST लग गया तो क्या हो गया, साइंटिस्ट, है ना, विज्ञान शास्त्री, अध्ययन करने वाला। तो इसी तरह से बॉटनिस्ट होगा। न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन से निकला हुआ है, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि जो आहार विज्ञ होता है, जो हमारे खान पान और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन करता है वो व्यक्ति। एग्रीकल्चरिस्ट, यही जो कृषि विज्ञानी होता है उसको बोलते हैं। तो बचा कौन सा, फ्लरिस्ट। तो फ्लरिस्ट जो है सही ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन है 15th नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी सिनोनिम आपको छांटना है। क्या करना है आपको, सिनोनिम को
छांटना है। वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, समर्पण कर देना किसी को, डेडिकेट कर देना खुद को। ठीक है, तो देखते हैं क्या वर्ड है। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इज नॉट डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन जो होता है वो होता है दृढ़ निश्चय। ठीक है, उसके बाद ट्रेपिडिशन। ट्रेपिडिशन क्या होता है? घबराहट होती है, ये भी नहीं होगा। कमिटमेंट, चौथा देख लेते हैं। कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है? संतोष होता है। सेटिस्फैक्शन, तो बचा कौन सा? थर्ड नंबर, कमिटमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, कमिटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको स्पेलिंग में एरर ढूंढना है। पहला है मैनेजेबल। मैनेजेबल, ये चारों वर्ड दे रखे हैं आपको ढूंढना है कि सही शब्द कौन सा है। सही शब्द देखो, मैनेज, आप जानते होंगे मैनेज, और प्लस एबल। मैनेज और एबल दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? मैनेजिएबल। तो आप देख लो इसमें ये सही शब्द कौन सा है। तो ये जो शब्द है ये यहीं से बना है, मैनेजिएबल। तो जो मैनेजेबल है देखिए कहां पे है, ये शब्द है 3 नंबर पे, मैनेजिएबल। तो यानी ये बिल्कुल सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। ओके, 17 नंबर सेंटेंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ये सेंटेंस दे रखा है। माई प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइसेज व्हेन आई वाज राइटिंग माई रिसर्च पेपर। तो ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें बताया हुआ उसने, इसमें बताया है कि आप उस, ये जो नीचे ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को देख के बताइए कि किसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, यानी इस सेंटेंस को उसने 4 भागों में तोड़ दिया और चारों पार्ट्स को देख के आपको बताना है कि किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखते हैं, गिव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस, नो इंप्रूवमेंट, यानी कि नो इंप्रूवमेंट का मतलब इसमें किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सारे पार्ट इसके सही हैं। गिव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइसेस, गिव मी लॉट्स ऑफ यूजफुल एडवाइसेस। तो जो एडवाइस होती है, एडवाइस क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल। एडवाइस जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एडवाइस का कभी एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस का कभी एडवाइसेस नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि हमें एडवाइसेस जो लिखा है वो तो गलत हो गया। ठीक है, एडवाइसेस जहां लिखा है वो तो गलत हो गया, और ये एडवाइस यानी जो बचा कौन सा? ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर बचा, यानी फर्स्ट नंबर सही है, क्योंकि यहां पे एडवाइस है, एडवाइसेस नहीं है। एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता। यहां पे दोनों ऑप्शंस में प्लूरल बना रखा है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। नो इंप्रूवमेंट, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एडवाइसेस है, यानी ये गलत तो है ही अपने आप में। तो इसका मतलब ये कहना कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, ये अपने आप में गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट नंबर, तो अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके। अगला क्वेश्चन, अगेन इडियम है, मुहावरा है। मुहावरा है मेक नो हेडवे। हेडवे का मतलब होता है सीध में, सिर के सीध में, बिल्कुल आगे की तरफ। हेडवे का मतलब आगे की तरफ। मेक नो हेडवे यानी आगे की तरफ नहीं, आगे की तरफ कोई नहीं जा पा रहा है। आगे की तरफ का मतलब है कि हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या नहीं कर पा रहे? प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ यही है। तो देखते हैं प्रोग्रेस कहां पे है। फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल, बिल्कुल नहीं। अनेबल टू ओवरटेक एनीवन, बिल्कुल नहीं। चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू, नहीं। अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, यानी कि आगे बढ़ने में असमर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है मेक नो हेडवे के लिए। अगला जो है 19 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी विलोम शब्द ढूंढना है। किसके लिए? होप के लिए। देखते हैं, होप का मतलब होता है उम्मीद। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, बिल्कुल नहीं। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत, डेयरिंग। करेज का मतलब भी साहस होता है, ये भी नहीं है। तो इसका जो ऑपोजिट है होप का, यानी उम्मीद, इसका ऑपोजिट क्या होगा? ना उम्मीद, यानी निराशा। तो निराशा डेस्पेयर होती है। ठीक है,
तो डिस्पेयर जो है इसका मतलब क्या होता है? होपलेस, यानी कि निराशा। अ फीलिंग दैट यू हैव नो होप एट ऑल, अ फीलिंग दैट यू हैव नो होप एट ऑल, यानी कि ऐसी फीलिंग जिसमें आपको कोई आशा ही ना हो। 20 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर आपको पता लगाना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर है। सर्चिंग फॉर रीजंस, अगेन वही बात, सेम टू सेम घूम फिर के बात यही आ रही है। द टीम बिगेन फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट, टीम जो है ये सिंगुलर है तो ये समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम टीम जो है ये सिंगुलर है, क्योंकि जब हम मैदान पे खेल रही होती है या टीम की जब मीटिंग्स होती हैं तो वो एक सिंगल इकाई के रूप में काम करती है। ठीक है, बिल्कुल सिंगल होके काम करती है, एकजुट होके काम करती है। तो टीम जो है ये सिंगुलर हो गई। टीम बिगिन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर, यहां देयर नहीं होगा, यहां पे क्या लगेगा? इट्स। क्या लगेगा? इट्स। देयर का मतलब होता है बहुत सारे लोग, जबकि यहां तो टीम है। भाई इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? सेंटेंस का अर्थ यह हुआ कि टीम जो थी वो अपने पुअर परफॉर्मेंस के लिए रीजन ढूंढ रही थी, रीजन की तलाश कर रही थी। मीटिंग हो रही थी, उसमें टीम जो थी वो अपने के लिए क्या होगा? इट्स लगेगा। क्यों? क्योंकि टीम जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हमेशा क्या लगता है? इट। और चूंकि ये पॉजेसिव केस है इसलिए क्या लगेगा? इट्स लगेगा, देयर नहीं लगेगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ऑप्शन है 3 नंबर, फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, एरर आपको पता चल गया। 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपको 4 जो है लाइंस दे रखी हैं। इन चारों लाइंस को जो है आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है, करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। इसको हम पैराजंबल कहते हैं, इसको हम PQRS के भी नाम से जानते हैं और इसको हम पैराजंबल्स के भी नाम से जानते हैं। यानी कि आपको 4 अलग अलग लाइंस दे देगा और उसको आगे पीछे करके आपको अरेंजमेंट करना है इसको करेक्ट ऑर्डर में। चलिए, तो पहला है यूजिंग मैचेज हाउ एवर केम मच लेटर। The first great discovery that man probably made was that of fire. In olden times, fires were made by rubbing 2 flints against each other till a spark was produced. And last one is, and this spark set fire to dry straw, leaves or wood. यानी ये आग जलाने की बात कर रहा है कि जो पुराने ज़माने में जो था पत्थर को आपस में रगड़ के और आग जलाई जाती थी, और पहली डिस्कवरी थी जो है इंडिया ह्यूमन की, यानी कि मानव जाति, मानव इतिहास में पहली डिस्कवरी थी और वो थी आग की। तो अब इसको कैसे अरेंजमेंट करें? तो सबसे पहले तो देखिए आप इसको अरेंजमेंट करने का तरीका कि जो यूजिंग मैचेज, जो ये सेंटेंस है यूजिंग मैचेज, ये अभी के टाइम का है, यानी कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? माचिस का इस्तेमाल हो रहा है। मैचेज का मतलब माचिस। तो ये जो ए नंबर है ये सबसे लास्ट में जाएगा, इसको हम 4th नंबर पर लिखेंगे सबसे लास्ट में। अब ये देख लीजिए आप ऑप्शन में कि ए नंबर सबसे लास्ट में कहाँ है, यानी कि अब जो लड़ाई है वो केवल 2 में हो गई है, पहली और तीसरी में। अब दोनों में देखते हैं क्या स्थिति है। उसके बाद जो इतना तो पता ही होगा आपको कि इन ओल्डन टाइम्स फायर्स वर मेड बाय रबिंग 2 फ्लिंट्स अगेंस्ट ईच अदर टिल अ स्पार्क वाज प्रोड्यूस्ड, यानी कि 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता था। और दिस स्पार्क सेट फायर टू ड्राई स्ट्रॉ लीव्स और वुड, और ये जो स्पार्क है उससे जो सूखे पत्ते और सूखी जो डंठल थे या सूखी लकड़ियां थी उनको जलाया जाता था। तो सी के बाद डी आएगा, ये तो कंफर्म हो गया कि जब भी आएगा सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। बोलो, सी के बाद डी आएगा, जस्ट सी के बाद डी। तो सी के बाद डी किस में आया है? इन दोनों ऑप्शंस में सी के बाद डी किस में आया है? सी के बाद डी इसमें आया है, फर्स्ट में आया है। बात समझ में आ गई? तो आपको इस तरीके से देखना है, एलिमिनेट करना है। आपको पहले जो भी सेंटेंस आपको ये लगे कि सबसे पहले आएगा सबसे लास्ट में आएगा, उसको पहले लिख लीजिए, फिर उसके आधार पर जो भी ऑप्शंस इससे अलग हैं उनको छांट लीजिए, फिर आप जो 2 ऑप्शंस बच जाएंगे उनमें आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो
सी के बाद डी, इतना तो ये कंफर्म हो गया आपको कि सी के बाद जो है सीक्वेंस बनेगा डी का। तो सी के बाद डी किसका सीक्वेंस है? केवल एक में ही है और वो ऑप्शन करेक्ट है आपका। आगे चलें 22 नंबर से क्वेश्चन की तरफ। एंटोनिम पूछा है, किसका एंटोनिम? एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, कोई चीज हो पर वो दिखाई ना दे, अमूर्त, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करे लेकिन हो, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो कॉन्क्रीट होता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, ठीक है। वेग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, बिल्कुल नहीं। इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, यानी कि ये सिनोनिम्स हो गया। एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम क्या है? इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। तो ये तो एंटोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम थोड़ी ना पूछ रहा है, तो इनटेंजिबल भी गया। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब होता है धोखा देना। इल्यूसिव का मतलब होता है धोखा देके चकमा देना, भाग जाना, धोखा देके भाग जाना, ठीक है। तो ये तीनों ही दौड़ से बाहर हो गए, तो बचा कौन सा? कॉन्क्रीट यानी मूर्त। आगे देखते हैं 23rd नंबर सेंटेंस क्वेश्चन। गिवन बिलो, यही है 4 जम्बल्ड सेंटेंस। ये भी PQRS है, यानी कि 4 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, इन चारों सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है। चलिए देखते हैं क्या है। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड हाफ द डिस्टेंस व्हेन वी रीच्ड अ 3 रोड जंक्शन। आई वॉज वरीड इट माइट पाउंस ऑन अस। पाउंस का मतलब होता है कि किसी पे अटैक करना, ठीक है। और अटैक ऐसा नहीं, वेट करके, इंतजार करके अचानक से किसी पे अटैक कर देना, ठीक है। जैसे डॉग करता है, कुत्ता करता है, या बिल्ली करती है। बिल्ली क्या है? झाड़ियों के पीछे छुपी रहती है और चूहा देखते ही क्या करती है? बहुत देर तक उसको वेट करती है सही पोजीशन में आने का, और जैसे ही वो आता है झपट्टा मारती है, तो उसको हम पाउंस कहते हैं। बट थैंकफुली वी पिक्ड अप स्पीड एंड इट गोट लेफ्ट बिहाइंड। सडनली अ बार्किंग डॉग बिगेन टू चेज द बाइक फॉर सम डिस्टेंस। तो ये कुत्ते की बात हो रही है कि कुत्ता जो है वो पीछा कर रहा था। तो आप तो इसमें से देख लीजिए कि सबसे पहले या सबसे लास्ट का क्या होगा, या कोई सीक्वेंस जस्ट उसके बाद का सीक्वेंस देख लीजिए। जैसे ये आई वॉज वरीड इट माइट पाउंस ऑन अस, मैं चिंतित था कि कहीं वो मुझ पे हमला ना कर दे। बट थैंकफुली वी पिक्ड अप स्पीड, पर सौभाग्य से हमने स्पीड बढ़ा ली और हम उसको पीछे छोड़ा है। तो बी के बाद जो है सी आना बनता है। बी के बाद क्या आता है? सी। अब बी के बाद सी कहां कहां आया है ये देख लो आप। बी के बाद सी यहां आया है, ठीक है। बी के बाद सी आना बनता है। भाई हमारा जो सेंटेंस है उसका लॉजिक यही है कि हम जो है वो डिस्टेंस जो था लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर चुके थे, हम पैदल जा रहे थे, ठीक है। और अचानक से एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और हमारे पीछा करना शुरू कर दिया। मैं चिंतित था कि वो मुझ पे हमला ना कर दे, लेकिन हम जो थे वो हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली और उसे पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि सबसे पहले आपको यदि ये नहीं पता कि सीक्वेंस क्या होगा, तो आप उसमें से कोई ये ढूंढिए कि सबसे पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। यदि ये ना पता चले तो आप ये ढूंढिए कि सबसे लास्ट का सेंटेंस क्या हो सकता है। यदि ये भी ना पता चले तो आप ये सोचिए कि 2 सेंटेंस कंटिन्यू कौन से हो सकते हैं जो लगातार आए। तो बी के बाद सी, और बी के बाद सी क्या है? 4th नंबर, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसको हम पैराजंबल कहते हैं। आगे चलते हैं 24th नंबर। पैसिव बनाना है इसका। पैसिव ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है। एक्टिव वॉइस में समवन गेव हिम अ न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। केस का मतलब होता है केस का मतलब वो मत समझ लेना आप मामला। केस का मतलब होता है रखने वाली, जो क्रेडिट कार्ड को जो रखते हैं ना, उसको भी हम केस बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कार्ड होते हैं उनको रखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ का रखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम टेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? टेंस। गेव है, यानी ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में जब बदलता है तो टेंस में क्या फर्क पड़ता है? टेंस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूस, बोलो, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वाज या वर। तो आप देख लीजिए वाज या वर किस में है? हैज नहीं है,
इज नहीं है, हैड नहीं है, बचा क्या? बचा वाज। यानी ये सेंटेंस आपका अपने आप में सही है, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम खर्च करना ही नहीं है क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो आपको इस तरह से जल्दी से चीज़ों को सुलझाना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट। यानी आपको जो ये 2 लाइन दे रखी है, इन 2 लाइंस को आपको पढ़ना है और आपको ये देखना है कि एरर कहाँ है, और एरर है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर ऑफ फ्यूल इमिशंस एंड एयर पॉल्यूशन। मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है लुक इनटू देख लो आप, लुक इनटू जो होता है एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी मामले को देखना। ठीक है, लुक इनटू द मैटर ऑफ फ्यूल इमिशन। फ्यूल का मतलब होता है, इमिशन का मतलब उत्सर्जन। तो जो गाड़ियां जो चल रही हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है, फ्यूल इमिशंस एंड एयर पॉल्यूशन, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इन सारे जो मामले हैं उन सबको वो देखेगा, मिनिस्टर देखेगा, जो मंत्री है वो देखने का उसने वादा किया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि किसमें क्या गलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है? बेस फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब समस्या ये है कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुन रखी है, सेकंड सुन रखी है, थर्ड सुन रखी है, आईएनजी फॉर्म सुन रखी है, वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? चलो मैं आपको बताता हूं। लुक, LOOK, लुक। ठीक है, एक होता है लुक्स, एक होता है लुक्ड। अगेन इसका जो थर्ड फॉर्म होती है वो लुक्ड होती है, और जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है लुकिंग। ठीक है, तो लुक जो है ये वर्ब की बेस फॉर्म है। वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की वो फॉर्म जिसमें कोई भी चीज न जुड़ी हो, ना तो एस या ईएस जुड़ा हो, ना आईएनजी जुड़ा हो, ना ईडी जुड़ा हो, कुछ नहीं जुड़ा हो। तो ये बिना लाग लपेट की जो वर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें एस जुड़ा है इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है, ये भी बेस फॉर्म नहीं है, ये भी बेस फॉर्म नहीं है, ये भी बेस फॉर्म नहीं है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। अब टू के बाद देखिए यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है नहीं, तो ये ऑप्शन गया। टू के बाद यहाँ बेस फॉर्म है नहीं, ऑप्शन गया। टू के बाद यहाँ बेस फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 4th नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो टू के बाद हमेशा ध्यान रखना वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। और वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसमें ना तो एस लगता है, ना एडी लगता है, ना आईएनजी लगता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म, उसको हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं। तो ये 4th नंबर सही हो गया। तो हमने क्वेश्चंस देख लिए, 25 क्वेश्चंस ही हैं, 4 पार्ट में होता है, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, उसमें इंग्लिश एक पार्ट है जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 अंक की होती है हर गलत क्वेश्चन पे। तो अगली बार जब हम लेंगे तो कोई और पेपर लेंगे, CHSL का या कोई SSC बोर्ड का। ठीक है, बढ़िया सा पेपर। तो ठीक है, बने रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।